खजूरी खास से किडनैप बच्चा अलीगढ़ से हुआ बरामद। पुलिस ने सुलझाया 2 साल के बच्चे के अपहरण का मामला। बच्चे को 3 लाख रुपए में बेच दिया था। आरोपी नाहिद, रिजवान, शौकीन और चम्मू हिरासत में। महाकुंभ यात्रा के लिए यात्रियों की बढ़ती भीड़। आनंद विहार में सरकारी बसों की कमी से यात्री परेशान। यात्रियों ने कहा ऑटो चालक वसूल रहे मनमाना किराया। कमेटी डालकर कई महिलाओं से लाखों की ठगी। न्यू अशोकनगर की 24 महिलाओं को ठगा। पीड़िता का कहना आरोपी महिला परिवार समेत है फरार। कमाऊ पत्नी को पति की मौत पर मिलेगा मुआवजा। पति की हर्ष विहार में हादसे में हुई थी मौत। परिवार को 2 करोड़ 87 लाख रुपए का मिलेगा मुआवजा। मुस्तफाबाद के बाद अब बाबरपुर का बदला जाएगा नाम। आरडब्ल्यूए ने पीएम और एलजी को लिखा पत्र। कहा बाबरपुर का नाम बदलकर परशुराम नगर रखा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली पुलिस की खजूरी खास थाना टीम ने 2 साल के एक बच्चे के अपहरण के मामले को महज कुछ दिनों में सुलझा लिया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस को सूचना मिली कि संडे मार्केट में एक 2 साल का बच्चा अपनी मां से अलग हो गया है। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और स्थानीय स्तर पर तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान पुलिस को एक व्यक्ति के साथ बच्चा नजर आया, जो बाद में एक महिला के साथ दिखा। पुलिस ने उनकी तस्वीर तैयार कर स्थानीय रूप से जानकारी जुटाई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शाहदरा रेलवे स्टेशन से 2 आरोपियों नाहिद और मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि बच्चे को अलीगढ़ से 3 लाख रुपए में बेच दिया गया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अलीगढ़ पहुंचकर एक बुजुर्ग महिला चम्मू के पास से बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी नाहिद, मोहम्मद, रिजवान, शौकीन और चम्मू पुलिस की हिरासत में है और आगे की जांच चल रही है। उत्तर पूर्व दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, खजूरी खास में एक बच्चा गायब हुआ था, किडनैपिंग का मामला सामने आया था। कितने घंटों में ये मामला सॉल्व किया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? सोल जो है 40 घंटे में ही बच्चे को रेस्क्यू भी कर लिया गया। जैसे हमें इंफॉर्मेशन आती है उस हिसाब से एफर्ट डाले गए। इसमें सीसीटीवी वगैरह खंगाला गया, 2 सस्पेक्ट आइडेंटिफाई किए गए, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी यूज की गई, कौन है वो। उन पर रेड डाली गई तो उनको इंटरोगेशन किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 लाख रुपए में सौदा तैयार किया था। एक शौकीन है और उसकी बहन है छम्मो उसके साथ। तो सर, क्या इनके पास कोई कॉल भी आई थी कि इस तरीके की डिमांड जो इन्होंने जो है बच्चे वापस करने की कोई डिमांड को लेकर? नहीं, वो किडनैपिंग फॉर रैंसम नहीं है मैटर। ये बच्चा जो है ट्रैफिकिंग का मैटर है कि बच्चा किडनैप करके कहीं बेचने का मैटर है। मेरा बच्चा उठाया है 4 नंबर के कोने पे से उठाया है। मैं देख नहीं पाई, मेरी पीठी मेरे पीछे लगा हुआ है, वो मेरे पीछे लगा हुआ है। मेरा बच्चा 4 साल का है, इसने बताया। अम्मी बाबू को कोई ले गया, मैं पीछे पीछे भागी 6 नंबर में को, सर वो 5 नंबर में घुस गया, मुझे नजर ना आया। मैं रोती रही। सब मस्जिदों में मैंने ऐलान लगवाए, सब मस्जिदों में ऐलान लगवाए। रात का 1 बज गया, मस्जिदें बंद हो गई, मेरे बच्चे का खबर ना आया। मैं दूसरे दिन को थाने गई हूँ, दूसरे दिन को सुबह को मैं थाने गई हूँ, रिपोर्ट लिखवाई मैंने। पुलिस भी हाल ही आई, जो बात है पुलिस भी हाल ही आई है। आने के बाद कार्रवाई करके सब कैमरे चेक करे गलियों के। 5 नंबर में जो घुसा है वो दिखा है कैमरे में, सब चेक हुआ है कैमरे। जो ना पता है पहले से नजर थी कि आप पे, और हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो जानते नहीं, कभी देखा ना। क्या हुआ था आपके साथ बच्चे? बच्चा उठा गया था बाजार से। कौन तारीख को उठाया था बच्चा? संडेवार दिन, बाजार दिन। आप पुलिस से कुछ कहना चाहते हैं कि आपका बच्चा बरामद करवाया तो कुछ? हाँ, पुलिस ने बरामद कराया, उन्हें ढूंढवाया, पुलिस ने हमारी बहुत मदद करी है। 40 घंटे में बच्चे को रिकवर भी कर लिया और 4 आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ रोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन आनंद विहार से प्रयागराज जाने वाली सरकारी बसों की
कमी के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने आनंद विहार बस टर्मिनल का जायजा लिया, जहां देखा गया कि प्राइवेट बसें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सरकारी बसों की उपलब्धता बेहद सीमित है, जिसके कारण यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। इसके अलावा सरकारी बसों को सिर्फ 15 किलोमीटर तक अनुमति दी गई है, जबकि प्राइवेट बसों को 30 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को बीच रास्ते में उतरकर आगे का सफर तय करना पड़ रहा है। यात्रियों ने बताया कि ऑटो चालक मनमाने किराए वसूल रहे हैं, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। प्रशासन से इस व्यवस्था को सुधारने की मांग की जा रही है। कहाँ जा रही है बस? ये गाड़ी बस प्रयागराज जा रही है। प्रयागराज। क्या रोजाना इतनी भीड़ हो रही है? ज़्यादा भीड़ हो रही है? नहीं, ये कुंभ की वजह से भीड़ ज़्यादा है इस समय, बाकी नॉर्मल भीड़ रहती है। किस तरह का माहौल है वहाँ पर? किस तरीके से आप देख रहे हैं रोजाना कितना जा रहा है लोग? इस समय नहान की वजह से भीड़ काफ़ी चल रही है और आदमी को कम से कम नहाने के लिए मान के चलो करीब 15 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता है पैदल। और जो प्राइवेट बसेज हैं उनको कितने दिन पहले रोक दिया जाता है? उनकी पार्किंग जगह जगह कई क्षेत्रों में बनाया है, कुछ मेन रोड कानपुर वाले में है, कुछ झूसी साइड में है, और उनको थोड़ा 20 किलोमीटर पहले रोक देते हैं, और ये जो सरकारी बसें हैं इनको 10 किलोमीटर पहले रोक देते हैं। उसके बाद में फिर शटल बसों की सेवा है, वो ये स्पेशल महाकुंभ के लिए जा रही है? हाँ, स्पेशल। न्यू अशोकनगर थाना इलाके में कमेटी के नाम पर 24 महिलाओं से 50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता रिंकी देवी की शिकायत पर न्यू अशोकनगर थाना ने FIR दर्ज की है। रिंकी देवी अपने परिवार के साथ न्यू अशोकनगर इलाके में रहती थी। वह कपड़े की सिलाई का काम करती थी। उसके पड़ोस में ही मंजू शर्मा अपने परिवार के साथ रहती थी। मंजू ने 10,000 रुपए महीने पर मासिक कमेटी डाल रखी थी, जिसमें रिंकी समेत 24 महिलाओं ने अपनी कमेटी डाली हुई थी। पीड़िता ने 6.5 लाख रुपए जमा किए थे। पीड़िता रकम ऑनलाइन ही जमा करवाती थी। पीड़िता का दावा है कि आरोपित महिला और उसका परिवार जनवरी से फरार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति की कमाऊ पत्नी को मुआवजा पाने का हकदार माना है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बेशक पत्नी सरकारी नौकरी कर रही है, लेकिन पति के अच्छे ओहदे पर रहने के दौरान ये महिला अतिरिक्त सुख सुविधा पा रही होगी। पति की मौत के बाद उसकी लाइफस्टाइल में बदलाव आ सकता है, क्योंकि पति की आय बंद होने से वह उस सुख सुविधाओं से वंचित हो जाएगी। दरअसल महिला के पति बिजली कंपनी में सीनियर पद पर काम कर रहे थे। 11 साल पहले 24 फरवरी 2014 को उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक सवार ने अधिकारी को टक्कर मार दी थी। पीड़ित को GTB अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। जस्टिस नीना कृष्णा बंसल की बेंच ने मामले पर फैसला सुनाते हुए मृतक अधिकारी की पत्नी और मां के साथ 2 बच्चों को मुआवजे का हकदार माना है। बेंच ने बीमा कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह मृतक के परिवार को 2,87,96,525 रुपए का भुगतान करे। आपको बता दें कि मृतक की पत्नी एक पॉलिटेक्निक में लेक्चरर है। मां भी सरकारी अस्पताल में वरिष्ठ नर्स के रूप में रिटायर हुई थी। बीमा कंपनी की आपत्ति थी कि यह कहना गलत है कि वह मृतक पर निर्भर थी। बेंच ने बीमा कंपनी की इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि हर परिवार आमदनी के अनुसार जीवन यापन करता है। यदि परिवार की मासिक आय अधिक है तो रहन सहन का स्तर भी उतना ही ऊंचा और सुविधाजनक होता है। आमदनी में कमी आने पर उनकी सुख सुविधाओं में कमी आई होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम शिवपुरी करने का मुद्दा काफी छाया रहा। चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह भीष्ट ने कई सभाओं में यह दावा किया था कि वह चुनाव जीतने के बाद इस विधानसभा का नाम बदल देंगे। अब यह मुद्दा बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उठ रहा है। 2 RWA ने PM और LG को पत्र लिखकर मांग की है कि बाबरपुर का नाम बदलकर परशुराम नगर रखा जाए। ईस्ट बाबरपुर RWA के अध्यक्ष बीरेंद्र खंडेलवाल ने कहा है कि मुगल बादशाह बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। एक ऐसे बादशाह के नाम पर बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम है जो यहाँ के लोगों को गुलामी का एहसास कराता है। यहाँ हिंदू मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। PM नरेंद्र मोदी और दिल्ली के LGV के सक्सेना को पत्र लिखकर मांग की है कि वह इस विधानसभा क्षेत्र का नाम परशुराम नगर रखे, ताकि यहाँ के लोग परशुराम के आदर्शों पर चलें और अपनी संस्कृति को जाने और पहचानें।
पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालय में शब ए बारात को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई कमेटियों के RWA पदाधिकारी और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य शब ए बारात के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। शब ए बारात 13 फरवरी को है। जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धारिया ने बैठक में कहा कि शब ए बारात इबादत की रात होती है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग घरों और मस्जिदों में प्रार्थना करते हैं। हालांकि कुछ युवा इस अवसर पर सड़कों पर हुड़दंग और बाइक स्टंट करते हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। इसे रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है और अगर किसी ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई स्थानों पर पुलिस बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें और सुनिश्चित करें कि वे सुरक्षित रहें। बैठक में डॉक्टर परवेज, रियाजुद्दीन, मुमताज सैफी उपस्थित रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी विधायक लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में कृष्णनगर से बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल गोयल की हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये मुलाकातें किसी बड़े पद की ओर इशारा कर रही हैं। इस पर जब डॉक्टर अनिल गोयल से बात की गई तो उन्होंने साफ किया कि उनकी ये मुलाकात पूरी तरह से औपचारिक थी। उनका कहना है कि वह अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए लगातार इलाके में जा रहे हैं और कई जगहों पर लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली MCD DC से भी मुलाकात हुई है और क्षेत्रीय विकास कार्यों को लेकर बातचीत की गई है। जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि यह केवल धन्यवाद ज्ञापन के लिए थी। दिल्ली विधानसभा का 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद दिल्ली से जीते विधायक लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। कृष्णानगर विधानसभा में मैं मौजूद हूं। यहां आज भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है डॉक्टर अनिल गोयल के पास। यह बीजेपी से जीतकर विधायक बनकर आए हैं। लोग स्वागत लगातार कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा दिनचर्या क्या रही है और ख़ासकर इनकी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी हुई और आज LG से भी मुलाकात करी। सर, लगातार जीतने के बाद मीटिंगें हो रही हैं, जनता स्वागत कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जनता को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। जनता स्वागत नहीं कर रही, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मोदी जी की नीतियों पर विश्वास जताया, जिन्होंने हमको कृष्णानगर में कमल खिलाया, 19,500 वोटों से ज़्यादा से जिताया। मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। काम के दृष्टिकोण से देखें तो आप काम के दृष्टिकोण से भी लगभग इलाके में घूमने लगे हैं। कल MCD के DC से भी मुलाकात हुई, जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात हुई, क्या कुछ रहा उन मुलाकातों में? LG साहब से भी मुलाकात हुई, उसको कहाँ भूल जा रहे हो? आज LG साहब से भी मिले हैं आप? तो काम यही है कि सड़क, सीवर, पानी जल्दी काम शुरू हो सकता है हम अगले हफ्ते सड़कों का काम शुरू कर दें और जो साफ़ पानी आना है, सीवर की नई पाइपलाइन डलना है और पानी की नई पाइपलाइन डलना है, उस पर बड़े बड़े नाले जो हैं उनको साफ़ कराना है, जिससे कि हमारा एम है अब कि अगले में जल भराव नहीं हो, अगली बारिश में 4 महीने बाद। और साथ में LG साहब ने विश्वास दिलाया है कि इस बार की यमुना साफ़ होके छठ पूजा यमुना के किनारे होगी। पहले जेपी नड्डा जी से मिलना और उसके बाद अब LG से मुलाकात आज होना, क्या ये संकेत देते हैं धीरे धीरे मंत्रालय की तरफ? नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सिर्फ कर्टसी कॉल होती है। हम लोगों को उनको धन्यवाद देना होता है जिन लोगों ने हमको, नड्डा जी ने जैसे हमको टिकट दिलाया और उसके बाद हमारा ये ड्यूटी बनती है कि हम उनको धन्यवाद दें। मैं एक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देने गया, इसका कोई टिकट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि MCD की DC से और LG साहब से भी जो बात मेरी हुई, अब हम लोग पूरी दिल्ली में ही करेंगे, लेकिन कृष्णानगर में निश्चित रूप से मार्केट्स में रात में सफाई होगी, नाइट स्वीपिंग होगी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल जो कृष्णानगर से विधायक बनकर आए हैं। अभी शपथ ग्रहण हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये जनता के बीच पहुंचने लगे हैं और जनता के कामों को सुनने लगे हैं। कैमरामैन अतुल के साथ एहरार चौधरी, CCN। 30 हज़ारी की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 7 महिलाओं को बरी कर दिया है। इन पर पिछले साल एक बार में अश्लील डांस करने और जनता को कष्ट पहुंचाने का आरोप था। अदालत ने कहा कि ना तो छोटे कपड़े पहनना कोई अपराध है और ना गानों पर नाचने के लिए किसी को सजा दी जा सकती है। इसी को लेकर जब हमने महिलाओं से बात की तो उनका कहना था कि हर किसी को अपनी आज़ादी से जीने का हक है। यह पूरी तरह से लोगों की मेंटालिटी पर निर्भर करता है कि वे इसे किस नज़रिए से देखते हैं। कुछ महिलाओं का मानना है कि ऐसी खराब सोच रखने वाले लोग हमेशा पुराने ख्यालों के होते हैं, लेकिन हर महिला को अपनी लाइफस्टाइल चुनने और उसे जीने का पूरा अधिकार है, चाहे वह बार हो या कोई सार्वजनिक जगह।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला पर इस आधार पर केस दर्ज कर सकता है तो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले पुरुषों पर भी मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और किसी को भी गलत तरीके से टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। फैसला आया जिसमें केस था कि कुछ महिलाओं ने छोटे कपड़े पहनकर अश्लील गानों पर डांस किया और ये जो केस है वो एक सब इंस्पेक्टर द्वारा रजिस्टर्ड किया गया और जिसे आज कोर्ट ने अदालत ने सब महिलाओं को बरी कर दिया। तो मैं बड़ी सरप्राइज हूँ कि इस टाइप का केस रजिस्टर ही क्यों हुआ। कि ठीक है, हमें एक मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, पर क्या इस पुरुष प्रधान समाज में क्या पुरुषों के लिए कुछ रोक है? कभी इस टाइप का केस आपने सुना कि जो हम देखते हैं सोशल मीडिया हो या फिर शुरू से जो पुरुष हैं वो किसी भी तरीके से बाहर आ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, डांस कर रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, क्या उन पर कोई इस टाइप का केस कभी रजिस्टर्ड हुआ? तो मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी जो है वो स्वतंत्रता से जीने की आज़ादी है हमारे देश में। मैं खुद एक वकील हूँ। मैं पूरे दिन अपनी ड्रेस पहनकर कहीं नहीं जा सकती हूँ। मैं पार्टीज़ में भी जाती हूँ, मैं घूमने भी जाती हूँ, तो हर जगह के हिसाब से वहाँ के कपड़े पहने जाते हैं। और जैसे कि वहाँ कंप्लेंट में ही लिखा हुआ है वो एक बार था। अब हम सभी जानते हैं कि बार में लड़कियाँ किस तरीके के कपड़े पहनती हैं। हम घूमने भी जाते हैं, नॉर्मली रील्स वगैरह भी देखते हैं, लड़कियाँ आजकल बहुत कपड़े गलत तरीके भी पहनती हैं, मैं मानती हूँ, जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि इंडियन सोसाइटी है। बट अगर हम वो कपड़े अपनी इच्छा से पहन रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को उस चीज़ में कोई आपत्ति या परेशानी होनी चाहिए। अब बार में लड़कियां पूरे कपड़े नहीं पहन सकती हैं, या अगर मान लीजिए हमें कहीं घूमने जाना है या कुछ भी है तो ये हमारी मर्जी है। तो ये सारी चीज़ें लोगों की सोच पर निर्भर करती हैं कि आप किसी इंसान को किस तरीके से देख रहे हैं। अगर आपकी सोच ही गलत है, अगर आप उसको देखने का तरीका ही गलत है, तो हाँ, यहाँ कहा जा सकता है कि ये आपकी गलती है, आप किस तरीके से देख रहे हैं। आप उसको इस तरीके से देखिए कि वो उनका काम है। सेवा भारती के गांधीनगर जिला की ओर से बुधवार को गीता कॉलोनी के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में 25वां सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में 8 अभावग्रस्त कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। विवाह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ, जिसमें वर वधू पक्ष के सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस मौके पर सेवा भारती के पदाधिकारी और मुख्य अतिथि भी उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि सेवा भारती हर साल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं का विवाह कराती है ताकि वे सम्मान पूर्वक अपने नए जीवन की शुरुआत कर सके। इसके अलावा नव विवाहित जोड़ों को गृहस्थी के लिए आवश्यक सम्मान भी उपहार में दिया गया। संत शिरोमणि रविदास जी का 648वां प्रकट उत्सव है, उस पर सेवा भारती दिल्ली प्रांत ने प्रत्येक जिले के अनुसार सामूहिक कन्याओं का विवाह रखा है। ये जो कार्यक्रम है ये हमारे गांधीनगर जिले का है। ऐसे ही 30 कार्यक्रम और दिल्ली प्रांत में चल रहे हैं। यहाँ पर 8 कन्याओं का विवाह है। हम उन सबके विवाह में जिस तरीके से पिता अपनी लड़की का विवाह करता है तो पहले के रीति रिवाज, बाद के रीति रिवाज, सारा दान देज, वो सारा सेवा भारती के माध्यम से समाज के जो भीमाशाह हैं, समाज के भामाशाह हैं, समाज मिलकर इस कार्यक्रम को करता है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सेवा भारती की तरफ से 8 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जो गीता कॉलोनी लक्ष्मी नारायण मंदिर में संपन्न हुआ। मैं सभी वर वधू को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और असली शुभकामनाएं उन लोगों को है, बधाई उन लोगों को है जिन्होंने इन गरीब कन्याओं का विवाह को संपन्न करवाया। सेवा भारती के उन कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने दिन रात लगकर पिछले कई दिनों से मेहनत करके इस विवाह को संपन्न करने में विशेष सहयोग दिया। अपनी जो सेवा भारती, इसका भी मेरे को अध्यक्ष स्टेज का बनाया गया है, तो मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ पूरी इस टीम का। और जैसा ही जो काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के अंदर एक सबसे नंबर 1 काम यही है। पूरी पूर्वी दिल्ली का ये जो सेवा भारती जो करते हैं काम, ये जोड़े जोड़े की गरीब लड़कियों को कहाँ से इकट्ठा करते हैं, फिर लड़कों को इकट्ठा करते हैं। मैं कहता हूँ बहुत दानपुर वाला काम है। भले ये जो सारी जिम्मेदारी है सेवा भारती की रहती है, और सेवा भारती पूरी 3 लेयर से सारी उनका एक जो उनकी प्रक्रिया रहती है, उनको जाँच करना, कौन से परिवार की उनकी पूरी जाँच करने के बाद ये बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे जो भी एक लड़की और लड़के
बच्चे को दहेज के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट है। 51 आइटम्स अप्रोक्सीमेटली है, खाने पीने का भी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये, एक सेवा भारती की तरफ से इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम दूल्हे बनेंगे, घोड़ी पे चढ़ेंगे, हमारे लिए इतना अरेंजमेंट होगा। वो ये जो मिल रहा है उसको देख करके हम बहुत ज़्यादा उत्साहित और खुश हैं। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।